दुनियादारी is presented by Windsor Gaming app. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल खबरों का हमारा डेली बुलेटिन दुनियादारी। पहले 3 टर्म्स की कहानी सुनिए। एक हाई प्रोफाइल आरोपी पर लगे 3 बड़े आरोप। केस 1000। आरोपी और उसकी पत्नी ने 2 उद्योग पत्नियों अर्नोन मिल्शन और जेम्स पैक से महंगे गिफ्ट्स लिए। इन गिफ्ट्स की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगी। आरोपी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मिल्शन को फायदा पहुंचाया। आरोपी ने इन चार्जेस को झूठा बताया। उसका कहना है कि उसने दोस्त के तौर पर ये गिफ्ट्स लिए थे। केस 2000। आरोपी ने येदियोत हरनोत ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर अर्नोन मोजेस के साथ 3 मीटिंग्स की 2008 से 2014 के बीच। इनमें आरोपी ने अपने पक्ष में मीडिया कवरेज बढ़ाने की डील की। बदले में आरोपी ने इजराइल हयोम नामक अखबार पर कुछ प्रतिबंध लगाने का ऑफर दिया ताकि येदियोत हरनोत ग्रुप का सर्कुलेशन बढ़ सके। आरोपी ने कहा कि इजराइल हयोम से जुड़ा बिल कभी पास नहीं हुआ और इस बिल के विरोध में उसने गठबंधन सरकार भी भंग कर दी, इसलिए यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। केस 4000। आरोपी 2014 से 2017 के बीच देश का संचार मंत्री भी था। आरोपी और इजराइल की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बेजेक के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर शॉल एलोविच के बीच गुप्त समझौता हुआ था। इसके तहत बेजेक के नियंत्रण वाली न्यूज वेबसाइट वाल्ला के डायरेक्टर जनरल पर अनैतिक दबाव बनाया गया। उन्हें आरोपी और उसके परिवार की इच्छानुसार रिपोर्ट्स पब्लिश करने के लिए कहा गया। इसके बदले में आरोपी ने एलोविच से जुड़े मामलों को आसानी से पास होने दिया। आरोपी ने जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसे फैसले लिए जिसमें एलोविच को आर्थिक तौर पर काफी फायदा हुआ। आरोपी ने कहा कि उसने एलोविच से एक भी पैसा नहीं लिया है और वाल्ला ने उसके खिलाफ जमकर नेगेटिव रिपोर्ट्स छापी है। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि यह हाई प्रोफाइल आरोपी कौन है, फिर भी बता देते हैं। यह आरोपी है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, देश के सबसे चहेते नेताओं में से एक। छवि सेवियर वाली, फिलहाल उनका बना बनाया महल ढह रहा है। एक तरफ नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी कुर्सी खतरे में है। नेतन्याहू 18 साल की उम्र में सेना में दाखिल हुए थे। बाद में वो एक एलीट कमांडो यूनिट के कैप्टन भी बने। उन्होंने 1973 के अरब इजराइल युद्ध में भी हिस्सा लिया था। बेंजामिन नेतन्याहू की एक और बड़ी विरासत है उनके भाई योनाथन नेतन्याहू की। 1976 में इजरायली यात्रियों से भरे एक प्लेन को हाईजैक कर युगांडा ले जाया गया था। उस वक्त युगांडा में तानाशाह ईदी अमीन का राज था। अमीन ने एंतेबे एयरपोर्ट को आतंकवादियों के हवाले कर दिया। तब इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाकर सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया था। इस ऑपरेशन में योनाथन ने बतौर कमांडो हिस्सा लिया था। उसी दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इजराइल में नेतन्याहू फैमिली की पहचान योनाथन से भी जुड़ी हुई है। जब 1988 में उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, योनाथन वाला टैग उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने इसका खूब फायदा भी उठाया। नेतन्याहू 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अब वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। इजराइल के संस्थापक थे डेविड बेन गुरियन। नेतन्याहू लोकप्रियता के मामले में उनके समकक्ष पहुंच गए थे। उन्हें किंग बीबी और जादूगर जैसी उपाधियां मिली हुई हैं। फिलहाल इस जादूगर की शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। उनके सामने सलाखों का दरवाजा नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार का जिन्न बोतल से निकल चुका है और वो नेतन्याहू का पीछा छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा आज क्यों? दरअसल उनका मुकदमा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। सोमवार 5 अप्रैल को जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत हुई। कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान प्रोसिक्यूटर ने पहला गवाह पेश किया। न्यूज वेबसाइट वाल्ला के पूर्व सीईओ इलान येशुआ ने कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया। येशुआ ने कहा कि उन्हें हुक्म मिला था कि नेतन्याहू से जुड़ी नेगेटिव खबरें गायब कर दी जाए। येशुआ ने यह भी बताया कि एलोविच ने 2012 से ही उन पर दबाव डालना शुरू किया था। उनके ऐसे लोगों के खिलाफ खबरें चलाने के लिए कहा गया जो नेतन्याहू के लिए खतरा बन रहे थे। कोर्ट में दिए इस बयान को नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये बयान केस 4000 से जुड़ा है, जो तीनों चार्जेस से सबसे ज्यादा संगीन है। घूसखोरी का आरोप साबित होने पर 10 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है।
इसके अलावा पद के दुरुपयोग और फ्रॉड के मामले में अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है। कुल मिलाकर फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू पर 13 सालों की कैद का खतरा मंडरा रहा है। येशुआ की गवाही के बाद नेतन्याहू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिशन अभियान चलाया जा रहा है। नेतन्याहू ने प्रोसिक्यूटर्स पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगाया। इजराइल का एक बड़ा वर्ग उनकी बात सुनता भी और उन पर अमल भी करता है। कल जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट के बाहर नेतन्याहू के विरोधी प्राइम मिनिस्टर वाले पोस्टर्स लेकर आए थे। उसकी तादाद में उनके समर्थक भी इकट्ठा हुए। ये पिछले प्रदर्शनों के समय भी हुआ जब नेतन्याहू के समर्थक और विरोधी एक दूसरे से भिड़ गए थे। इतने पॉपुलर और ताकतवर प्रधानमंत्री को जेल भेजना कितना संभव है? अगर कानूनी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले तो ये संभव है, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। नेतन्याहू पर तीनों चार्जेस नवंबर 2019 में लगाए गए थे। मई 2020 में ट्रायल शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ट्रायल को बंद करना पड़ा। अब जाकर एक बार फिर से मुकदमे की शुरुआत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतिम फैसला आने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। इस बीच में नेतन्याहू के पास कई रास्ते हैं। वो अपनी पसंद का अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर चार्जेस को कमजोर या केस वापस करवा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन का कार्यकाल इस साल जुलाई में खत्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अपनी पसंद का राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और उनसे क्षमादान ले लेंगे। जानकारों की माने तो नेतन्याहू राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर जेल जाने की सिचुएशन आए तो बेंजामिन नेतन्याहू संसद से अपने लिए इम्यूनिटी लॉ भी पास करवा सकते हैं ताकि वो सजा से बच सके। ये सब होने के लिए जरूरी है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। नेतन्याहू फिलहाल अपना पॉलिटिकल अस्तित्व बचाने की कवायद में जुटे हैं। क्या नेतन्याहू युग का अंत नजदीक आ रहा है? उनकी पॉपुलैरिटी घट क्यों रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो है उनकी जिद। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने बार बार कहा है कि वो सिर्फ बैलेट बॉक्स यानी लोगों के वोट से ही कुर्सी छोड़ेंगे। इस जिद की वजह से एक बड़ा धड़ा उनके खिलाफ हो गया। उनके खिलाफ लंबे चौड़े प्रोटेस्ट भी हुए, मगर उन्हें कुर्सी नहीं छोड़नी थी, न उन्होंने छोड़ी। दूसरी बड़ी वजह है कोरोना से निपटने में उनकी लापरवाही। नेतन्याहू सरकार के फैसलों से छोटे बिजनेस प्रभावित हुए। बिना सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन ने भी हालात बिगाड़ दिए। जब लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतरे तो उन्हें पुलिसिया टॉर्चर का सामना करना पड़ा। सरकार प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटी। इससे भी लोगों में नाराजगी बढ़ी है। नेतन्याहू कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को अपनी बड़ी सफलताओं में गिनते हैं। इजराइल आधी से अधिक आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुका है। इसके बावजूद लोगों की नाराजगी में कोई कमी नहीं आई है। हालिया दिनों में नेतन्याहू की गिरती लोकप्रियता का एक और सबूत देखने को मिला। मार्च 2021 में इजराइल में आम चुनाव हुए। 2 सालों में चौथी बार। 3 बार से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। इस बार के चुनाव से उम्मीद जताई जा रही थी कि स्थिति बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की दरकार थी। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 30 सीटें मिली। पिछले चुनाव में उन्हें 36 सीटें मिली थी। नेतन्याहू का गठबंधन 52 सीटों पर अटक गया। विपक्षी गठबंधन के पास 57 सीटें हैं। दोनों ही बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं। यहां पर 2 पार्टियों का रोल अहम हो जाता है, यामीना पार्टी और यूनाइटेड अरब लिस्ट। यामीना पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। पार्टी के मुखिया हैं नताली बेनेट। वो नेतन्याहू की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। बेनेट ने लिकुड पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा है कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे। वो खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब लिस्ट को कुल 4 सीटें मिली हैं। इसके मुखिया हैं मंसूर अब्बास। ये पार्टी इजराइल में अल्पसंख्यक अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब्बास ने कहा है कि वो नेतन्याहू को सपोर्ट कर सकते हैं। आज तक कोई भी अरब पार्टी इजराइल में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। अगर अब्बास नेतन्याहू को सपोर्ट कर भी देते हैं, फिर भी आगे पेच फंस रहा है। फिलहाल राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। फिर वो सबसे मजबूत दावेदार को बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। जिस पार्टी को ये ऑफर मिलेगा उसके पास 42 दिनों का समय होगा। अगर पहले चुनी गई पार्टी नाकाम रही तो अगले दावेदार को मौका मिलेगा। अगर कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई तो इजराइल में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। ये 2 सालों के अंदर देश का 5वां आम चुनाव होगा। फिलवक्त बेंजामिन नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे बड़े संकट में घिरे हुए हैं। विपक्ष और भ्रष्टाचार के आरोप उन्हें इससे बाहर निकालने का मौका नहीं दे रहे हैं। कई हलकों में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू का युग खत्म हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू गेम पलटने के उस्ताद माने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि नेतन्याहू कब असंभव को संभव साबित कर दें, कहना मुश्किल है। ये होगा तो कब और कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
इजराइल की राजनीति से जुड़ी अपडेट्स लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहा है, पहुंचाता रहेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी तुर्की से है। यहां नौसेना के 10 रिटायर्ड अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 4 को अधिक उम्र की वजह से हाउस अरेस्ट में रखा गया है। तुर्की सरकार ने इन अधिकारियों पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये रिटायर्ड ऑफिसर्स उस गुट का हिस्सा थे जिसने चिट्ठी लिखकर तुर्की के कैनाल प्रोजेक्ट की आलोचना की थी। दरअसल तुर्की इस्तांबुल में एक शिपिंग कैनाल बनाने वाला है। इससे एशिया से यूरोप के बीच ऑल्टरनेट रास्ता मिल जाएगा। ये राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस नहर को बनाने में लगभग 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। दूसरी सुर्खी नॉर्थ कोरिया से है। नॉर्थ कोरिया इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपने खिलाड़ियों को कोविड-19 से बचाने के लिए यह फैसला लिया है। इस फैसले से साउथ कोरिया की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन टोक्यो में जॉइंट टीम उतारना चाहते थे। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद थी। 2018 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ने तय किया था कि दोनों देश मिलकर 2032 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए दावा पेश करेंगे। हाल के दिनों में नॉर्थ कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इस वजह से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास बढ़ी है। आज की तीसरी सुर्खी जॉर्डन से है। हाउस अरेस्ट में रखे गए प्रिंस हमजा ने राजा के प्रति वफादार रहने का संकल्प लिया है। उन्होंने एक लेटर पर दस्तखत भी किया। इसमें उन्होंने राज परिवार की परंपराओं का पालन करने का वादा किया। प्रिंस हमजा पर किंग अब्दुल्ला को रास्ते से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। उनके अलावा 16 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। प्रिंस हमजा ने वीडियो जारी कर बताया कि उनकी सारी सुविधाएं छीन ली गई है। जॉर्डन के राजकलह के बारे में हमने कल के दुनियादारी में विस्तार से बताया था। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।